डीएम को अचानक से अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस 7 घंटे 8 घंटे पूछताछ करती है, उसके बाद सुबह ही पुलिस कमिश्नर आदेश दे देते हैं कि इस डीएम को अरेस्ट कर लिया जाए। पुलिस जाकर गिरफ्तार करके ले आती है, जैसे कि किसी आम मुजरिम को लेकर आया जाता है, और एक बड़ा मामला सामने आता है और पूरा प्रशासन हिल जाता है। इस मामले में चीफ सेक्रेटरी सामने आए, उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि इसमें डीएम दोषी है या नहीं है, मगर अगर वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे थे तो पुलिस को भी अचानक से उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये डीएम बाद में 2015 में गिरफ्तार हुए, 2017 में ईडी इनके घर पर रेड करने आती है, जांच लगातार चल रही है, ऐसी बात नहीं है। मगर जो ये 2013 में अरेस्ट हुआ, इसको लेकर सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स के मन में सवाल आया कि क्या आईएएस को, डीएम को इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। एक सीनियर आईएएस अधिकारी जो 8 साल की नौकरी 7 साल की नौकरी पूरी कर चुका हो, उसको क्या ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या एक आईपीएस अफसर जो पुलिस कमिश्नर है उसी जिले में, क्या वो इस तरह से अरेस्ट कर सकता है उसी जिले के डिप्टी कमिश्नर को, उसी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को? जय हिंद दोस्तों, थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज की क्या स्टोरी है। एक डीएम को पुलिस कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार करने के ऑर्डर दिए गए और उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ऐसा जब हुआ तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। सरकार, चीफ मिनिस्टर तक बात पहुंची, चीफ सेक्रेटरी तक बात पहुंची, उसके बाद किसी तरह से इस बात को संभाला गया। ये स्टोरी है पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, और साल है 2013। अचानक से एक दिन, नवंबर दिसंबर का महीना था, उन दिनों में अचानक से एक दिन ऑर्डर देते हैं पुलिस कमिश्नर कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अरेस्ट कर लिया जाए, और पुलिस सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है और उन्हें अरेस्ट करके अपने पास ले आती है। अब ये सब कुछ आखिर हुआ क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल में सरकार ने ऑर्डर दिए थे, वहां पर एक कथित घोटाला हुआ था सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और इस अथॉरिटी के सीईओ रहे थे साल 2005 बैच के आईएएस अधिकारी गोदाला किरण कुमार। ये जब वहां पर पोस्टेड थे तो उस समय कथित तौर पर वहां पर घोटाला हुआ, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए। उसके बाद एक बाकायदा कमेटी भी बनाई गई और उस कमेटी ने भी इसकी जांच पड़ताल की, मगर एनी हाउ पुलिस के पास ये जांच पहुंच गई और पुलिस ने इस मामले में आईएएस अधिकारी से पूछताछ की। शुक्रवार को यह पूछताछ हुई, उसके बाद शनिवार सुबह ही पुलिस कमिश्नर को यह बात पता चली कि ये जो भी पूछताछ इस आईएएस अधिकारी से की गई है उसमें जवाब उल्टे पुल्टे मिल रहे हैं, और जो आंसर है उनमें कोई सिमिट्री नहीं दिख रही है, कोई भी तालमेल नहीं दिख रहा है, और किसी सवाल का कोई जवाब है, किसी सवाल का कोई जवाब है। उसके बाद पुलिस कमिश्नर आदेश देते हैं, जिनका नाम था के जयरामन, वो आदेश देते हैं कि इस आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाए, और पुलिस उनके पास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। अब अचानक से जब आईएएस अधिकारी और वो भी जिले के डीएम को अरेस्ट किया जाता है तो प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। क्या एडीएम, क्या एसडीएम, क्या पुलिस अधिकारी और क्या कोई और प्रशासनिक अधिकारी, बल्कि चीफ सेक्रेटरी तक फौरन बात पहुंच जाती है कि डीएम साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। डीएम साहब को अरेस्ट करने के बाद पुलिस के ऑफिस में लेकर आया गया, थाने में लेकर आया गया। उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है वो की गई, और उसके बाद अचानक से पुलिस कमिश्नर का तबादला वहां से कर दिया जाता है, उन्हें बदल दिया जाता है, और उन्हें काफी समय तक कोई पोस्टिंग भी नहीं दी जाती। तो के जयरामन का हालांकि कहना था कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की उन्होंने कानून के हिसाब से की। इस पूरे मामले में चीफ सेक्रेटरी को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं नहीं कहता कि डीएम दोषी नहीं है, वो दोषी हो सकते हैं, मगर जब वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे थे तो उन्हें अचानक से हड़बड़ी में गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं पुलिस कमिश्नर के जयरामन ने कहा कि उन्होंने सब कुछ कानून के हिसाब से किया है, और जो ये अरेस्ट हुआ है इसमें पुलिस को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जबकि चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि इसमें हायर अथॉरिटीज से परमिशन लेने की जरूरत होती है, जबकि पुलिस कमिश्नर का कहना था कि ऐसा पुलिस में कोई प्रोसीजर नहीं है। जो मौके पर अधिकारी होता है उसको पूरी पावर होती है किसी को भी अरेस्ट करने की। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डीएम को अरेस्ट कर लिया। तो इसके बाद ये मामला काफी उछला और कई तरह के सवाल पैदा हुए कि क्या डीएम को अरेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि डीएम एक क्लास 1 ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, एलीट सर्विस का ऑफिसर है, और उसे गिरफ्तार करने के आदेश भी एक एलीट सर्विस का अधिकारी ही दे रहा है, वो आईपीएस अधिकारी हैं।
अब ये जो अधिकारी, जो डीएम थे, ये 2005 बैच के आईएएस थे, जबकि जो पुलिस कमिश्नर थे वो के जयरमन, वो 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वो बैच में उनसे काफी सीनियर, मतलब 8 साल तकरीबन सीनियर थे। अब दरअसल ये पूरा मामला था क्या, ये आपको समझाते हैं। ये जो आईएएस अधिकारी हैं, ये सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी में सीईओ रहे थे और उसके बाद ये डीएम बन गए मालदा के। तो जिस समय डीएम थे मालदा के, सरकार ने आदेश दिए हुए थे, सरकार ने बाकायदा इसके लिए कमेटी, जिस तरह से मैंने आपको बताया, वो बैठाई हुई थी। जादवपुर यूनिवर्सिटी के, वहां पर एक जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वहां से टेक्निकल एक्सपर्ट लिए थे 4, उन्हें इस कमेटी में शामिल किया गया था। वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और सिमिलरली पुलिस को भी साथ ही साथ इसकी जांच दे दी गई थी। तो पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही थी। चेयरमैन को हटा दिया गया था सरकार की ओर से, सीईओ पहले ही जो है वो मालदा के डीएम बन चुके थे। तो जांच जो है बाकायदा तेजी से चल रही थी। अब इसमें घोटाला क्या हुआ, बताया जाता है कि तकरीबन 200 करोड़ का घोटाला है। और इस घोटाले में हुआ यूं कि जैसे इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम जो है वो लगने थे 3 जगह। एक जगह है बागडोगरा, एक जगह है मैनागुरी, इसके साथ ही माल बाजार। ये 3 जगहों पर जो है वो इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम लगने थे। इसके साथ ही 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे महानदी पर। महानदी रिवर जो है वो आपने सुनी होगी, उसके ऊपर 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे। और जोरापानी नाम का एक नाला है बहुत बड़ा, उसकी सफाई, क्लीनलीनेस का काम होना था। और इसके साथ ही सिलीगुड़ी में, पूरे शहर में, पूरे इलाके में जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगने थे। तो इसके लिए एक बड़ा बजट था। अब आरोप ये था कि जो भी ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे और जो भी फर्म्स थी, उनको पैसा ट्रांसफर कर दिया गया और पेमेंट्स भी बड़े इरेगुलर तरीके से पेमेंट की गई साल 2011 से 2013 के बीच में। और जो ये पेमेंट हुई, उन पेमेंट के बदले में जो काम किया जाना था वो काम जमीनी स्तर पर नहीं किया गया। कुछ काम थोड़ा बहुत दिखाई दिया, बिल्कुल नाम मात्र, जैसे 0% या 5% या 2%, और कुछ काम तो जमीनी स्तर पर दिखाई ही नहीं दिया, जिसके बाद ये घोटाला निकलकर सामने आया। अब हालांकि हम इन आईएएस अधिकारी को दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि कथित तौर पर इसीलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो है इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद इनको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। उसके बाद कमिश्नर को वहां से हटा दिया गया, जो पुलिस कमिश्नर थे, और उन्हें काफी समय तक कोई पोस्टिंग भी नहीं मिली। और ये जो है मामला आगे चलता रहा, जांच चलती रही। इसके बाद आया साल 2015। 2015 में सीआईडी ने इस अधिकारी को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद बाकायदा इनके ऊपर जो है मामला चलाया गया। अब अगस्त 2011 से मार्च 2013 के बीच में जो ये पेमेंट्स हुई थी, इसको लेकर सीआईडी भी जांच कर रही थी, पुलिस पहले से ही जांच कर रही थी। हालांकि जिस समय कमिश्नर जयरमन थे वहां पर, तो उस समय पुलिस ने 10 दिनों का पुलिस रिमांड मांगा था, जबकि इनको 4 दिन का मिला था। पर जैसे ही उनका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद इनका रिमांड ज्यादा नहीं मांगा गया, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि हमें इनके आईएएस अधिकारी के और रिमांड की जरूरत नहीं है, जांच ठीक तरीके से चल रही है। कुल मिलाकर इस मामले में 8 एफआईआर दर्ज की गई। अब 8 एफआईआर जो है वो इस आईएएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज की गई। इनमें से 4 जो एफआईआर हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो लिखवाई सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो बाद में चेयरमैन बने, उनकी तरफ से लिखवाई गई। और 4 जो एफआईआर लिखवाई वो इस अथॉरिटी के एक इंजीनियर की तरफ से लिखवाई गई। उसमें नाम इस आईएएस अधिकारी का ही शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर ये जांच लगातार इनके खिलाफ चल रही थी और 2015 में गिरफ्तारी भी हो जाती है। मगर 2015 के बाद साल आता है 2017। उसमें ईडी जो है इनके घर में अचानक रेड मारने पहुंचती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2015 में जो मामला इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, उसमें आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत इनके खिलाफ जो है बाकायदा एक पूरा लंबा मामला बनाया गया था। धारा 409, सेक्शन 467, सेक्शन 468, सेक्शन 471, सेक्शन 477, सेक्शन 420। तो ये सबके तहत जो है मामला बनाया गया था। और जिस समय इनकी 2015 में गिरफ्तारी हुई थी, उस समय ये राज्य सरकार के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर तैनात थे।
मगर जिस समय ये गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये लग रहा था कि अब जो है कहीं ना कहीं सख्ती जो है इस अधिकारी के खिलाफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि 2013 में जब पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तार किया था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि कोई पर्सनल राइवलरी हो या कुछ और बात हो, मगर उस समय तो इस मामले को किसी ना किसी तरह से अवॉइड करने की कोशिश की गई कि एक कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति पैदा ना हो जाए। मगर 2015 में जब धीरे धीरे मामले की जांच चली, जांच आगे बढ़ी, तो कई चीजें, कई परतें मामले की खुली, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी 2015 में हो जाती है। 2017 में ईडी इनके घर पे सर्च करने पहुंचती है। अब जिस समय घर पे रेड की गई तो काफी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए, घर से अलग अलग जो बैंक अकाउंट थे उनकी डिटेल्स ली गई, और इसके साथ ही जो चेक बुक थी और भी कुछ कागजात थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो लिए गए। अब ईडी ने 2017 में कहा कि 5 करोड़ 60 लाख रुपए की रिश्वत इस अधिकारी के द्वारा ली गई है। ये ईडी ने कहा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। ईडी ने अपनी जांच के दौरान यह कहा कि 6 करोड़ रुपए तो एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इस अधिकारी की पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, जिनसे कि इन्होंने बाद में चुनाव भी लड़ा। दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रैक्टर निकलकर सामने आया ईडी की जांच में, जिसने कहा कि मैंने 6 करोड़ 80 लाख रुपया इनके फादर इन लॉ, ससुर के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। और जो है एक चीफ इंजीनियर का नाम भी चार्जशीट में ईडी ने शामिल किया, और कुल ईडी ने बताया कि इस पूरे मामले में 23 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है, जिसमें से कि कुछ इस अधिकारी ने और कुछ बाकी के अधिकारियों ने अपने पास रख ली है। तो कुल मिलाकर ये मामला था। अब ये जो मामला था, इस मामले में सबसे पहला सवाल ये खड़ा हुआ, क्या एक आईपीएस अधिकारी एक आईएएस अधिकारी को अरेस्ट कर सकता है? ये सवाल खड़ा सिविल सर्विस के एस्पायरेंट्स ने किया। कई बच्चे एस्पायरेंट्स ये जानना चाहते थे कि क्या आईएएस अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि आईएएस के लिए नॉर्मली एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसके बाद ही अरेस्ट किया जाता है। अब इस मामले में जो पुलिस कमिश्नर ने अरेस्ट करने के आदेश दिए, वो आदेश एक तरह से सही भी हो सकते हैं और एक तरह से नहीं भी हो सकते, क्योंकि नॉर्मली जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार के मामले की किसी की भी जांच होती है, और अगर सीबीआई या और कोई एजेंसी जो जांच करती है, तो उसमें पीओसीए के मामले में पहले जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, मगर साथ में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी लिया जाता है। यानी जिस विभाग में वो अधिकारी काम कर रहा है, जिस मंत्रालय के तहत वो काम कर रहा है, तो उस मंत्रालय से, उस विभाग से पहले सैंक्शन ली जाती है कि हमारे पास इस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं, हम ये मामला चलाना चाहते हैं और हमें परमिशन दी जाए। ज्यादातर मामलों में सीबीआई को मामले की जांच करने के जो है इंटेरोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दे दी जाती है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जिसे बोलते हैं, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कुछ मामलों में ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक तरह का जो है वो आईएएस, आईपीएस और क्लास 1 अधिकारियों को ये गलत मामलों में उन्हें ना फंसाया जा सके, उन्हें एकदम से कोई भी मामला चलाकर अचानक से जो है कोर्ट में या पुलिस थानों में घसीटा ना जा सके, इसलिए इस तरह का एक सेफ्टी प्रिकॉशन लिया गया है, उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत होती है। अब जो मालदा में जो हुआ, जो पुलिस कमिश्नर ने अचानक गिरफ्तार करवाया, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, जब सीबीआई जांच करती है तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी लेती है, और उससे पहले जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पहले सीनियर अधिकारियों से, जो डायरेक्टर सीबीआई होते हैं, उनसे परमिशन ली जाती है। मगर इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हायर अथॉरिटीज को सिर्फ एक कंसल्टेशन किया गया कि इस मामले की जांच चल रही है, मगर यह नहीं बताया गया कि डीएम को अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर का कहना था कि पुलिस की ये डेली की वर्किंग है, तो इसमें तो अधिकार है पुलिस को ऐसा करने का। मगर देखिए, सच्चाई यह है कि ऐसा कोई एस्टेब्लिश प्रोसीजर पुलिस में है नहीं। हायर अप से कोई लिखित तौर पर कोई परमिशन नहीं ली जा सकती। उसमें यह है कि टेलीफोनिकली या वैसे परमिशन ली जा सकती है, उनसे उनको परसुएड किया जा सकता है, या उनको बताया जा सकता है कि हम इस प्रकार का एक्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये सबूत या ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो है, अरेस्ट तो किसी भी अधिकारी को किया जा सकता है अगर वो कोई ऑफेंस करता है, कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो ऑफेंस आता है, कोई भी क्राइम आता है, या फिर वो कोई कत्ल या मर्डर जैसा केस करता है जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है,
तो ऐसे ऑफेंसेस में तो अरेस्ट एकदम से किया जा सकता है, उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जो भ्रष्टाचार के केस होते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत होती है, और इस मामले में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की जरूरत थी, कुछ लोगों ने कहा, मगर पुलिस कमिश्नर द्वारा ये सैंक्शन नहीं ली गई। तो कुल मिलाकर ये जब मामला सामने आया तो उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए कि क्या ग्रुप ए की पोस्ट, वो भी आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट पर जाने के बाद भी गिरफ्तारी हो सकती है, और क्या आईपीएस ही जो लबासना में शुरुआती अपने फाउंडेशन कोर्स करते हैं वो ही एक आईएएस अधिकारी के अरेस्ट के ऑर्डर दे सकता है? इसका जवाब सीधे तौर पर हाँ है। देखिए कितने आईएएस अधिकारी हैं वो गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जो गिरफ्तारी के आदेश हैं या परमिशन है वो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है, और पुलिस डिपार्टमेंट में ज्यादातर सीनियर अधिकारी आईपीएस ही हैं। तो इसमें आप ये ना समझिए कि आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, अगर कोई भी आईएएस अधिकारी कोई गलत काम करता है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, या और भी कोई जिस तरह से मैंने कहा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, किसी का मर्डर किया या कोई और, तो उन मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है। अब इसमें सीबीआई देखिए आमतौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी मामले हैं उनमें जांच करती ही है। एनआईए ऐसे मामलों की जांच करती है जिसमें कोई आतंकवाद से रिलेटेड कोई मामला होता है। मान लीजिए पता लगे कि किसी सीनियर अधिकारी के किसी आतंकवादी से लिंक है, या उसने किसी आतंकवादी घटना में जो है वो साथ दिया है आतंकवादियों का, तो उसमें एनआईए जांच करेगी। ईडी ऐसे मामलों की जांच करती है जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, फॉरेन से पैसा आया और वो आपके खाते में आया और उसके बारे में कोई जानकारी सरकार को नहीं दी गई, और सरकार को अगर जानकारी दी भी गई तो सरकार उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उस मामले की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट करेगा। इसके साथ ही स्टेट पुलिस, सीआईडी, विजिलेंस, ये सभी विभाग जो है ये भी जांच कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बड़े स्तर पर जो है जो लोग गलत करते हैं, जो अधिकारी गलत करते हैं, उनके खिलाफ जांच की भी जाती है। जय हिंद।